हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज इस क्लास में हम हमारी बुक से ESP ऑफिस यूज इस मॉड्यूल से चैप्टर नंबर 30 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है राइटिंग जॉब एप्लीकेशंस। तो बच्चों, जब आप लोग ऑफिस में काम करना चाहते हो तो वहां पे आपको जॉब कैसे मिलेगी, आपको नौकरी कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है। ये एप्लीकेशन हम कैसे लिखेंगे, इस एप्लीकेशन को क्या कहते हैं, क्या क्या चीजें हमें इसमें लिखनी होती है, ये सब इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप चैप्टर को समझिए ताकि एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 30। The job application is perhaps the most important piece of writing for each one of us. हम सबके लिए जॉब एप्लीकेशन शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, जो कि हम एक पीस ऑफ राइटिंग, जो भी हम राइटिंग वर्क करते हैं, लिखते हैं, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण है जॉब एप्लीकेशन। With the increasing competition in the job market today, it is especially important that we write a good resume. और बच्चों, आजकल आप सबको पता है कितना कंपटीशन है, एक सीट के लिए कितने सारे कैंडिडेट्स आते हैं। तो ये जो कंपटीशन लगातार इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम सबके लिए आवश्यक है कि हमें एक अच्छा रिज्यूम बनाना आना चाहिए। तो बच्चों, जॉब एप्लीकेशन के लिए वर्ड यूज हुआ है रिज्यूम। तो जब हम अप्लाई करते हैं कहीं जॉब के लिए तो वहां हमें अपना रिज्यूम भेजना होता है। तो ये रिज्यूम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से बनाना हमें आना चाहिए, बिकॉज वो देख के ही उस कंपनी में, उस ऑफिस के जो ऑनर है, उनको लगेगा कि हाँ, अगर रिज्यूम में कुछ गड़बड़ है तो वो आपको वैसे ही कॉल करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से रिज्यूम लिखेंगे प्रॉपर वे में, तो आपका रिज्यूम देखते ही आपका जो पहला इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा होने वाला है। और कैरिकुलम वेटेज, दैट इज CV फॉर शॉर्ट। तो बच्चों, जॉब एप्लीकेशन के लिए हम रिज्यूम वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और सेकंड वर्ड होता है कैरिकुलम वेटेज, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CV। इन इंडिया वी ऑफन यूज द वर्ड बायोडेटा फॉर अ CV। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हम CV के लिए बायोडेटा वर्ड भी यूज कर लेते हैं, जो कि गलत है, ये एक CV वर्ड है। और बच्चों, रिज्यूम और CV दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। In this unit you will learn to write good job applications। तो इस चैप्टर में आप सब सीखेंगे कि एक अच्छी जॉब एप्लीकेशन हमें कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रिज्यूम एंड कैरिकुलम वेटेज। ये जो दोनों वर्ड हमने पढ़े, CV एंड रिज्यूम, इन दोनों में क्या अंतर है, सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं। Your job application may take the form of a resume or a curriculum vitae, that is CV। तो आप जो अपनी जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप उसको एक रिज्यूम के पैटर्न में लिखो या फिर आप उसको CV के पैटर्न में लिखो। दोनों में से एक पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। तो इट मीन्स रिज्यूम और CV दोनों का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ओके। और आप जिस पैटर्न को चाहो उसे फॉलो कर सकते हो। और CV मीन्स कोर्स ऑफ लाइफ। तो बच्चों, CV कैरिकुलम विटे का मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, आपका अब तक का जीवन कैसा रहा वो आपको एक तरह से उसमें दिखाना होता है। दैट इज अ शॉर्ट एंड क्रिस्प समरी ऑफ योर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। और जीवन कैसा रहा, इट मींस आपकी एजुकेशन, आपने कहाँ पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, आपके पास क्या क्या डिग्रीज है। तो ये सब चीजों को एक समराइज रूप में, संक्षेप में आपको उसमें लिखना होता है। तो ये एक छोटा और है आपकी सारी क्वालिफिकेशन यानी योग्यताओं का और आपके एक्सपीरियंस, आपके अनुभव का। A resume is a more comprehensive document of your life। और अगर हम बात करें रिज्यूम की, तो यह आपके जीवन का ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ज्यादा विस्तृत होता है, इसमें आप ज्यादा विस्तार से अपने बारे में लिखते हो। While CV is considered British in style। और इन दोनों में अगर एक और डिफरेंस की हम बात करें, तो अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो वहां पे जो CV है उसका जो फॉर्मेट है वो ज्यादा चलता है, स्टाइल में ज्यादा है। रिज्यूम इज कंसिडर अमेरिकन इन स्टाइल। और जो रिज्यूम है इसकी जो स्टाइल है वो अमेरिकन है, ओके। तो CV ब्रिटिश स्टाइल में लिखा जाता है और रिज्यूम ये लिखा जाता है अमेरिकन स्टाइल में।
The CV is now outdated and increasing number of companies are demanding a resume to क्लियर पिक्चर ऑफ अ कैंडिडेट। और बच्चों आज के समय में जो सीवी है ये थोड़ा सा आउटडेटेड पुराना माना जाता है, और अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, वो अपने कैंडिडेट से किसकी डिमांड करते हैं, रिज्यूम की डिमांड करते हैं, ताकि वो अपने कैंडिडेट के बारे में क्लियर पिक्चर देख पाए, अपनी कैंडिडेट के बारे में वो सारी बातें जान पाए, समझ पाए। इसीलिए कंपनीज ये कहती है कि अपना रिज्यूम में आपको भेजना है। Study the formats provided in the boxes below. Are they very different? If so, how? तो बच्चों हमारे सामने अब दो एग्जाम्पल हैं। एक में हम सीवी के बारे में पढ़ेंगे, सीवी कैसे लिखी गई है। एक एग्जाम्पल हम रिज्यूम का पढ़ेंगे, और पूरे एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हमें समझना है कि क्या दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, दोनों का फॉर्मेट क्या बहुत ज्यादा अलग है। और अगर हमें डिफरेंस महसूस होगा तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस है। तो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। सबसे पहले तो सीवी कैसे लिखी जाती है, आपको ऊपर सबसे पहले हेडिंग लगाना होता है, पूरी स्पेलिंग कंप्लीट कैरिकुलम विटे, सीवी की पूरी स्पेलिंग आपको लिखनी है। हेडिंग के साथ हम यहाँ लिखते हैं, हेडिंग लिखी हमने नेम, नेम के आगे जो व्यक्ति सीवी को लिख रहा है उसका पूरा क्लियर नाम। तो यहाँ पे नाम है निवेदिता वी चंद्ररत्या। ओके, तो ये नाम हो गया। नीचे हमने लिखा एड्रेस, तो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे हमें देना है, पूजा गार्गी सोसाइटी, फ्लैट नंबर 15, हैप्पी कॉलोनी, रोड नंबर 2, कोठुरूट एंड पुणे, और पुणे में हमने पिन कोड भी दे दिया 41009। तो आपका जो कंप्लीट पोस्टल एड्रेस है वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट लिखा है हमने डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो ये हमारी हेडिंग है, डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दी 17 जनवरी 1967। नेक्स्ट है की क्वालिफिकेशंस, यानी जो मेन क्वालिफिकेशंस है क्या क्या है। अब यहाँ हमने नीचे लिखना है स्टार्ट थोरो इन सर्विस ट्रेनिंग इन चाइल्ड एजुकेशन। तो जो बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाती है इस बारे में आपको पूरी ट्रेनिंग दी गई है। CELTA दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास है। तो इस टीचर बच्चों आप अपनी क्वालिफिकेशन शो करोगे कि आपने कौन कौन से कोर्सेज कर रखे हैं, क्या क्या आपके पास सर्टिफिकेट्स है। 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ओके, आप अपना अनुभव लिखोगे कि आपको 8 वर्षों का पढ़ाने का अनुभव है। पजेस एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इंडोनेशियन एंड फ्रेंच। आपको कौन कौन से लैंग्वेज आती हैं, किन किन भाषाओं का ज्ञान है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपको ये सारी भाषाओं की समझ है, इन सारी भाषाओं का आपको ज्ञान है। नेक्स्ट आपका हेडिंग आ गया एजुकेशन। आपको अपनी शिक्षा के बारे में बताना है कि आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है और कहां तक की आपने शिक्षा प्राप्त की है। तो लिखा आपने पहले जो कि हम बोलते हैं BA इंग्लिश लिटरेचर के साथ में आपने किया है। आपको अपने कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। तो आपने लिख दिया फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी इंडिया में। और आपकी जो ये ग्रेजुएशन था ये कब कंप्लीट हुआ, अप्रैल 1998 को हुआ। ठीक है, तो आपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट के साथ आपने किया है वो लिखना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, और आप ईयर मेंशन कर दो कि इस ईयर में हमने किया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ अप्लाई करने से पहले आपने कहाँ कहाँ काम किया है, क्या आपका अनुभव है। तो हमने लिखा फर्स्ट हमारी पोजीशन क्या थी, असिस्टेंट टीचर, और आपको टाइम बताना है कि ये जो काम आपने किया ये आपने कौन से समय में किया। तो जून 1989 टू सितंबर 1990। तो इस पीरियड में आप असिस्टेंट टीचर का काम कर रहे थे। एम्प्लॉयर कहाँ कर रहे थे, ओके, आपको जॉब देने वाली फर्म का क्या नाम था, प्री प्राइमरी स्कूल पुणे इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस टॉट। यहाँ पे जब आप पढ़ा रहे थे तो आप कौन कौन से क्लासेस ले रहे थे। तो आपने लिख दिया आप किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाते थे। असिस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स, आर्ट एंड ग्राफिक्स, अटेंडेड वेरियस सेमिनार्स ऑन अर्ली चाइल्डहुड। और साथ साथ स्कूल में होने वाले जो ड्रामा होते थे, आर्ट होते थे, ग्राफिक्स होते थे, उन सबको भी आप असिस्ट करते थे, उन सब में भी आप हेल्प करते थे। और अर्ली चाइल्डहुड को लेकर आपने बहुत सारे
आपने सेमिनार इस दौरान अटेंड किए हैं। नेक्स्ट आप सेकंड, ये तो हो गया आपने एक जगह आपने जहां सबसे पहले काम किया। सेकंड जगह जहां आपने काम किया वहां आपकी पोजीशन क्या थी, वहां आप क्लासरूम टीचर थे। अगेन आपको टाइम बताना है अपना टेन्योर, तो यहाँ पे आपने काम किया है अक्टूबर 1990 से लेकर अक्टूबर 1996 तक एम्प्लॉयर। और यहाँ आपने कहाँ काम किया, किसने आपको जॉब पे रखा था, इंटरनेशनल स्कूल जकार्ता। तो ये आप जकार्ता का एक स्कूल है, वहां पे आपने 6 इयर्स ऑलमोस्ट काम किया है। क्लासेस टॉट, यहाँ पे आपने क्या पढ़ाया, ग्रेड 3 एंड 5। ओके, प्राइमरी स्कूल, तो यहाँ पे आप प्राइमरी स्कूल की 3rd और 5th के क्लासेस लिया करते थे। सब्जेक्ट्स टॉट, यहाँ पे आपने कौन कौन से विषय पढ़ाए, इंग्लिश, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ओके, तो यहाँ पे आपने कौन से क्लासेस को पढ़ाया है, कौन से विषय पढ़ाए हैं वो आपने मेंशन कर दिए। हेल्थ एजुकेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर CAS क्लब, अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बैकलॉरेट प्रोग्राम। और इसके अलावा क्लासेस के अलावा हर स्कूल जो होते हैं वो टीचर्स को कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। तो यहाँ पे आप हेल्थ एजुकेशन भी देखा करते थे और एक क्लब है CAS, उसके लिए भी आप रेस्पॉन्सिबल थे। तो क्लासेस में आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए और इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप करते थे और वहां आपके पास क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी आपने मेंशन कर दिया। अटेंडेड इंग्लिश लैंग्वेज सेमिनार इन सितंबर 1994 एट बैंडोंग, और वहां पढ़ाते समय आपने एक सेमिनार में भी पार्टिसिपेट किया था। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो आपने मेंशन कर दिया। तो इस तरह से बच्चों हम जितनी अच्छी बातें अपने बारे में बता सके वो सब हमें मेंशन करनी है। जो भी हमारे पास एक्सपीरियंसेस है, चाहे हमने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, सेमिनार अटेंड किया है, हमने कोई कोर्स अटेंड किया है, तो जितना अच्छा हम हमारे ज्ञान के बारे में, हमारे नॉलेज के बारे में लिख सके वो सब हमें अच्छे से हमारी CV में लिखना होता है। Attended seminar on introduction of international baccalaureate, that is GMIS जकार्ता। इसके अलावा आपने एक और सेमिनार अटेंड किया है, उसकी डिटेल्स आपने दे दी। लास्ट में हमने लिखा है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है बच्चों यानी कि ऐसे व्यक्ति का नाम जिससे हम बात करके और चीजें जान पाए। तो यहाँ पे अपने रेफरेंस में नाम दिया है मिस्टर जैकोस कार्लोस, जो कि प्रिंसिपल थे इसी स्कूल के जकार्ता में जहाँ पे आप पढ़ाते थे। गांधी मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल जकार्ता, तो आपने पूरा वापस लिख दिया कि वो प्रिंसिपल हैं गांधी मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल जकार्ता के, तो उनका नाम आपने रेफरेंस में ऐड किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एग्जांपल किसका, CV का। अब हम पढ़ रहे हैं रिज्यूम। रिज्यूम हमें कैसे लिखना है, तो बच्चों CV में आपने देखा कि हमने हमारी पर्सनल डिटेल्स दे दी, नाम से लेकर डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, उसके अलावा क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, वो सब हमने उसमें लिखा है। लास्ट में रेफरेंस। अब हम देखेंगे रिज्यूम कैसे लिखते हैं, उसका क्या पैटर्न है। देखो, सबसे पहले इसमें हमने ऊपर कोई हेडिंग नहीं लगाई है रिज्यूम की। सबसे पहले नाम उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति का ये रिज्यूम है, तो उसने अपना नाम लिख दिया ट्रेवर जॉन मार्टिन। नीचे कंप्लीट एड्रेस, तो एड्रेस है तबूत स्ट्रीट पुणे, दिस इज द पिन कोड महाराष्ट्र, और साथ में अपना ईमेल एड्रेस के साथ कंप्लीट अपना पोस्टल एड्रेस और उसके बाद में ईमेल एड्रेस भी ऐड करके अपनी पूरी डिटेल्स दे दी। ठीक है, नाम एंड कंप्लीट एड्रेस। ऑलराइट, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे बच्चों देखो थोड़ी सी हेडिंग का डिफरेंस है। यहाँ पे हेडिंग आई है एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल रिसर्च असिस्टेंट लीडिंग टू अ मैनेजमेंट पोजीशन इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, यानी कि आप इस जॉब में क्यों आना चाह रहे हैं। एज एन एम्प्लॉय, कर्मचारी को के रूप में आपका क्या उद्देश्य है अपने करियर को लेकर, तो वो आपने बता दिया कि आप फाइनेंशियल रिसर्च असिस्टेंट हो और आप चाहते हो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में आप मैनेजमेंट की पोजीशन पे पहुंचो, ये आपका उद्देश्य है। नेक्स्ट हमने पर्सनल डिटेल्स की हेडिंग लगा के इसमें हम लिखेंगे क्या क्या पर्सनल डिटेल्स हमें देनी है। इसमें आपको बताना होता है
हमने लिख दी। आपको बताना है आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर आप मैरिड हो आपको लिखना है मैरिड, अगर शादी नहीं हुई है तो आप अनमैरिड भी लिख सकते हो, सिंगल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी सब हेडिंग है। मेन हेडिंग है पर्सनल डिटेल्स, राइट। पर्सनल डिटेल्स की हेडिंग लगा के नीचे हम सब हेडिंग के साथ में डिटेल्स देंगे। बर्थ की डिटेल, मैरिटल स्टेटस हमने बता दिया, सिंगल है। फिर हम बता रहे हैं एजुकेशन। अब हमारी मेन हेडिंग तो क्या हो गई, एजुकेशन। अब एजुकेशन में हम सारी डिटेल्स देंगे कि हमारी क्या क्या एजुकेशन है, सारी बातें। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपने पहले अपना ग्रेजुएशन के बारे में बता दिया। मेजर फाइनेंस, अब जब आपने ये किया तो उस समय आपके क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट थी। मेजर सब्जेक्ट आपका फाइनेंस था, माइनर में आपका कंप्यूटर साइंस था। ग्रेड 3.88, ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ पॉसिबल 4.0, यानी कि आपका स्कोर, आपके मार्क्स क्या थे, राइट। तो आपने मार्क्स 4.0 में से आपने कितने स्कोर किए थे, 3.8, यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स आपके आए हैं। नेक्स्ट है बच्चों एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। तो अगेन यहाँ अप्लाई करने से पहले आपने कहाँ कहाँ काम किया है वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। तो आपने काम किया है फर्स्ट बैंक में, और ये कहाँ था, इसकी कौन सी ब्रांच, खड़गपुर का ब्रांच पुणे में आपने यहाँ पे काम किया है। रिसर्च असिस्टेंट इंटर्न, और यहाँ पे आपकी पोजीशन क्या थी, आप यहाँ पे इंटर्न थे, रिसर्च असिस्टेंट इंटर्न। और अगेन टाइम, कौन से टाइम पीरियड में आपने यहाँ काम किया है, मई 1998 टू अप्रैल 2000 तक आप यहाँ पे इंटर्न थे। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड डेवलप्ड कंप्यूटर मॉडल फॉर लॉन्ग रेंज प्लानिंग, तो यहाँ पे आपने असिस्टेंट मैनेजर की तरह भी काम किया है। डिटेल्स आपने बता दी कि किस प्रोजेक्ट पे आपने यहाँ पे काम किया है। स्पेशल स्किल्स एंड एक्टिविटीज, अब आप बच्चों अपने बारे में बताओगे कि आपके अंदर क्या चीज है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। यानी कि अब आप देखो उस ऑफिस, उस कंपनी के पास कितने वो आप में इंटरेस्ट क्यों ले, तो आपको अपने बारे में कुछ ऐसी बातें लिखनी होंगी जो आपको बाकी सबसे अलग करे। तो आपके अंदर क्या क्या स्पेशल स्किल है, कौन कौन से एक्टिविटीज है जो आप अच्छे से कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। एसोसिएट एडिटर बिजनेस स्कूल न्यूज लेटर, राइट। रोड टू आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग विद कंप्यूटर मॉडल्स, तो आपने बता दिया कि आप एसोसिएट एडिटर भी हो और आपने 2 आर्टिकल्स भी लिखे हैं। तो ये आपका एक स्पेशल अचीवमेंट है जो आपने यहाँ पे शेयर किया है। सर्वेड बिजनेस पेरियोडिकल्स फॉर पोटेंशियल आर्टिकल्स एडिटेड सबमिशंस, और इसके अलावा आपने सर्वे भी किया है पहले से लिखे गए कुछ आर्टिकल्स का। तो इस तरह से आपने जो एक्स्ट्रा ऐसा काम किया है जो आपको लगता है कि बहुत ही स्पेशल है, तो वो आप इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और अगेन आपको रेफरेंसेस देने हैं, तो रेफरेंस में आपने लिखा है अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, तो रेफरेंस में आप इस तरह भी लिख, आपने अभी तो रेफरेंस नहीं दिया है, लेकिन अगर वो कंपनी आपके रिज्यूम में इंटरेस्ट ले रही है और वो चाहती है कि आप रेफरेंस दो, तो अगर वो आपको कॉल करेंगे तो आप रेफरेंस दे सकते हो। तो इस तरह से आप लिख सकते हो अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। तो ये एग्जांपल है बच्चों रिज्यूम का, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स में हमने पढ़ा सीवी का एग्जांपल और सेकंड बॉक्स में हमने पढ़ा है रिज्यूम। हमने दोनों समझ लिए, दोनों का पैटर्न क्या क्या है, क्या क्या बातें इंक्लूड करनी है वो हमने समझ ली। अब हम डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस हमने देखा। What do you notice? तो प्रश्न यही है, दोनों पढ़ने के बाद क्या चीज है जो आपने नोटिस करी। इन एसेंस अ सीवी इज नो डिफरेंट फ्रॉम अ रिज्यूम। अगर हम साफ गर्भित बात कहें तो हम कहेंगे कि सीवी और रिज्यूम में ज्यादा अंतर नहीं है। दे बोथ इंक्लूड योर पर्सनल डिटेल्स, बिकॉज दोनों के अंदर ही आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी व्यक्तिगत सूचनाएं हैं। डिटेल्स रिलेटेड टू योर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, दोनों में ही आपको डिटेल्स देनी है कि आपने कोई ट्रेनिंग ली है क्या, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, क्या हुई है, और साथ साथ अब तक का आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये बातें आपको दोनों में मेंशन करनी है। देयर आर हाउएवर डिफरेंसेस इन फॉर्मेट, लेकिन इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस तो हैं। क्या डिफरेंस है, हमने डिफरेंस देखा है फॉर्मेट में। दोनों की फॉर्मेट, दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। एक में हेडिंग है, एक में ऊपर डायरेक्ट नाम आता है। जो हेडिंग लगाई है वो अलग अलग है, तो यस फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। हेडिंग यूज, यस जो हेडिंग हमने यूज की है उसमें डिफरेंस है। सीक्वेंस इन प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, हम सूचनाएं किस सीक्वेंस में, किस क्रम में दे रहे हैं, पहले क्या सेकंड क्या, इसमें डिफरेंस है।
Since the resume includes a few more headings that CV usually does not include, we will concentrate on writing good resumes. तो हमने बेसिकली ये पाया कि जो रिज्यूम है उसमें ज्यादा हेडिंग्स होती हैं सीवी की तुलना। सीवी में इतनी हेडिंग्स नहीं थी, रिज्यूम में हमें ज्यादा डिटेल्स देनी है, ज्यादा हेडिंग देनी है, तो इसीलिए हम ध्यान देंगे अच्छा रिज्यूम कैसे लिखा जाता है। बिकॉज जो रिज्यूम है वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव, ज्यादा डिटेल में आपको लिखना है, ज्यादा सूचनाएं आपको रिज्यूम में देनी है, ज्यादा हेडिंग्स के साथ, तो इसीलिए अच्छा रिज्यूम लिखना आपको आना चाहिए। मोर ओवर रिज्यूम्स आर मोर डिस्क्रिप्टिव एंड अप टू डेट, और इसीलिए जो रिज्यूम्स है वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ज्यादा सूचनाएं आपको उसमें देनी है और उसमें आपको ज्यादा अप टू डेट बिल्कुल न्यूज जो आपके लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके साथ आपको बिल्कुल अप टू डेट रिज्यूम्स आपको देने हैं। राइटिंग एन इफेक्टिव रिज्यूम, तो हमने सैंपल देख लिया, अब हम जानेंगे एक अच्छा रिज्यूम हम कैसे लिख सकते हैं, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है एक अच्छा जॉब एप्लीकेशन, एक अच्छा रिज्यूम लिखते समय। इन राइटिंग ए रिज्यूम स्टडी द काइंड ऑफ जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। जब आप रिज्यूम जॉब के लिए सबसे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो जॉब किस प्रकार का है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आस्क योरसेल्फ व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बैकग्राउंड वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एन एम्प्लॉयर, और फिर आप अपने आप से प्रश्न पूछो कि इस जॉब के लिए एक कर्मचारी के रूप में क्या क्या सूचनाएं आवश्यक हैं आपसे संबंधित और आपके बैकग्राउंड से संबंधित। तो बच्चों रिज्यूम सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारा रिज्यूम डिजाइन करना पड़ता है। तो आप पहले उस जॉब को समझो, बिकॉज सपोज कोई एक व्यक्ति टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका रिज्यूम हो सकता है कुछ अलग डिटेल आप देना चाहो। अगर आप अप्लाई कर रहे हो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए तो आप कुछ अलग तरह की हेडिंग लोग लिखोगे। ओके, तो इसीलिए सबसे पहले वो क्या जॉब है, किस तरीके का जॉब है, ये आपको समझना है और उसी जॉब से रिलेटेड डिटेल्स आपको अपने सीवी on the basis of your answer to this question, decide what sort of details you should include and how you can effectively present them. तो एक बार जब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि किस तरह का वो जॉब है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन सी डिटेल्स आप इसमें देना चाहते हो और अपने आप को आप कितना इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हो, अपने आप को आप कितने अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हो उस रिज्यूम में। तो जो आपका जॉब डिमांड करता है, जिस तरीके का वो जॉब है, उसमें आपको एक कर्मचारी के रूप में क्या क्या चीजें आपको बतानी है, उन सब बातों को आपको अपने रिज्यूम में ऐड करना है। A number of different formats can be used, तो इसीलिए रिज्यूम का कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्मेट हम यूज में ले सकते हैं। The most important thing is to make sure that your resume is, सबसे important चीज है आपको ये चीज देखनी है कि आपके ये तो होनी ही चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले अट्रैक्टिव, आपका रिज्यूम पढ़ने में अट्रैक्टिव, आकर्षक होना चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज, सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित क्रम में उसमें लिखी है। इजी टू रीड, आपका रिज्यूम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, पढ़ने में आसान हो एंड फ्री ऑफ एरर्स, और आपके रिज्यूम में कोई एरर्स, गलतियां नहीं होनी चाहिए, ना तो कोई स्पेलिंग एरर, ना ग्रामेटिकल एरर। ऐसा नहीं हो आपने भेजा है और वो व्यक्ति जो रिज्यूम पढ़ रहा है वो बैठ के आपकी एरर्स निकाल रहा है, तो एक भी एरर, एक भी गलती उसमें नहीं होनी चाहिए। A common format contains the following, और अगर हमने पढ़ा कि रिज्यूम के बहुत अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि एक कॉमन फॉर्मेट, एक सामान्य सा फॉर्मेट क्या हो सकता है रिज्यूम का और उसमें क्या क्या चीजें हमें शामिल करनी है, तो वो लिस्ट अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि कॉमन रिज्यूम में ये चीजें तो ही करनी है, और इसके अलावा आपके जॉब के अकॉर्डिंग आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये चीजें रिज्यूम में होनी ही चाहिए। क्या क्या? हेडिंग, यस, हमें हर चीज को हेडिंग के साथ लिखना है। पर्सनल डिटेल्स, आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी है जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका मैरिटल स्टेटस, ये सब हमने जाना। एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव, आपका क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। अपनी एजुकेशन, आपकी शिक्षा, आपने
आपने कौन सी डिग्री ली है, कहाँ से ली है, ये सब डिटेल्स देनी है। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, यहाँ अप्लाई करने से पहले आपने कहाँ काम किया है, क्या आपका अनुभव था, किस पोस्ट पे आपने काम किया है, वो सब बताना है। रेफरेंसेस, एंड में आपको रेफरेंस के साथ व्यक्ति, एक या दो व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। अब इन सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हेडिंग, स्टार्ट विथ योर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी। हमने जो कि सबसे ऊपर क्या था वही चीज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें ऊपर सेंटर में हमारा नाम, नाम के नीचे एड्रेस, एड्रेस के साथ टेलीफोन नंबर और उसके साथ हमारा ईमेल आईडी, ये हमें सेंटर में बीच में लिखना है। दीज आर यूजुअली सेंटर्ड ऑन द पेज, तो ये सब चीजें हमें जनरली पेज के बीच में ही लिखनी होती हैं। यूज फॉर्मेटिंग कॉन्वेंशंस लाइक अंडरलाइन, बोल्ड, और इन सब चीजों को आप थोड़ा सा और, जैसे आपने अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड लेटर्स में लिख दिया, आप ऐसे लिख सकते हो। डिफरेंट फॉन्ट साइज एंड स्पेसिंग टू मेक इट अपीयर लाइक अ हेडिंग। इसके अलावा आप इसका फॉन्ट साइज अलग कर सकते हो, स्पेस देके इसको लिख सकते हो। ऐसा होना चाहिए कि इस पे सबसे पहले इसी हेडिंग पे उस व्यक्ति की नजर जाए और क्लियरली लगे कि ये आपकी रिज्यूम की हेडिंग है। ओके, Do not include a date or you will have to keep changing it. आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने रिज्यूम में डेट नहीं लिखनी है, आपको अपनी डेट हर बार हर जॉब के लिए चेंज करनी पड़ेगी। आज सपोज आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, नेक्स्ट वीक एक और ऑफर आ रहा है, आप वहां अप्लाई कर रहे हो, तो हर बार आप डेट चेंज करोगे तो बेटर है रिज्यूम में आप डेट ऐड मत करो। नेक्स्ट है पर्सनल डिटेल्स, हमारे व्यक्तिगत जानकारियां। पर्सनल includes details of age, sex, marital status, race and religion। तो पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो, आप अपनी एज बता सकते हो, तो एज बताने का तरीका है आप डेट ऑफ बर्थ लिख दो तो अपने आप एज पता चल जाएगी। सेक्स यानी मेल या फीमेल, ये आप लिख सकते हो। मैरिटल स्टेटस, अगेन आप सिंगल हो मैरिड हो वो आप लिख सकते हो। आप किस रेस यानी जाति से, किस रिलीजन यानी धर्म से हो, ये भी आप लिख सकते हो। समटाइम्स कैंडिडेट्स चूज नॉट टू प्रोवाइड ऑल ऑफ दीज because they may have a negative impact on the employer। लेकिन आवश्यक नहीं है आप ये सारी चीजें, बिकॉज कभी कभी कैंडिडेट ये चीजें ऐड नहीं करते हैं, उनको लगता है इनमें से कोई चीज सामने वाला जो आपका एम्प्लॉयर है जहां आपने अप्लाई किया है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेगी, तो ऐसे में सब लोग इन चीजों को ऐड नहीं करते हैं। अगर आप चाहो तो इनमें से कुछ चीजें आप हटा भी सकते हो, बट बेसिकली आपको अपनी एज यानी कि डेट ऑफ बर्थ और मैरिटल स्टेटस ये तो हम बता ही सकते हैं। ओके, You should, however, see yourself from the eyes of your employer and provide whatever information that would honestly and effectively represent you। लेकिन हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हमारे जो एम्प्लॉयर है जहां हमने अप्लाई किया है काम के लिए, वो हमें क्या देखना चाहते हैं, उनकी नजर से हमें अपने आप को देखना है और फिर वो सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करानी है ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ एंड इफेक्टिवली, प्रभावशाली तरीके से। तो हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति हमसे सच में चाहता है और वो इंफॉर्मेशन हमें ईमानदारी से देनी है, कोई गलत इंफॉर्मेशन हमें नहीं देनी है, जो भी है हमें फैक्ट सच्चाई के साथ हमारे रिज्यूम में लिखना है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, State not only your immediate employment objective but the direction you hope your career will take। तो इसमें जब हम बात करते हैं कि आपका क्या उद्देश्य है, तो ऐसे में आपका जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है आपको सिर्फ वो नहीं लिखना, बल्कि आप बात करो कि आप अपने करियर में कहाँ जाना चाहते हो, आप अपने करियर को क्या दिशा देना चाहते हो भविष्य में, ये चीज भी आपको लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ हमें चीज समझाई गई है, a position that allows me to use my computer sciences training to solve engineering problems। तो आपने जैसे ये चीज लिखी कि आपका उद्देश्य है एक ऐसी पोजीशन पाना जहां पे आपने जो कंप्यूटर साइंस
है उस ट्रेनिंग का आप यूज कर पाओ और उस ट्रेनिंग से आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। इट एनेबल्स द एम्प्लॉयर टू आइडेंटिफाई योर पर्पस क्विकली। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, इससे वो जो एम्प्लॉयर है वो तुरंत समझ जाएंगे कि आपका क्या पर्पस है, आप किस तरह की पोजीशन चाहते हो, किस तरह का करियर आप चाहते हो, वो पढ़ते ही तुरंत समझ जाएंगे। You may exclude it if you do not have a clear objective। लेकिन अभी तक अगर आपने अपना उद्देश्य नहीं बनाया है, आपको खुद नहीं पता कि आपका उद्देश्य क्या है, तो ऐसे में इस पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हो, इस पॉइंट को आप अपने रिज्यूम से हटा भी सकते हो। On the other hand, if you have experience and knowledge, the employment objective will allow you to display this। लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छा अनुभव है, आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है आपके पोजीशन से रिलेटेड, तो ऐसे में अगर आपने एक अच्छा एम्प्लॉय तो उसमें आप अपने इस नॉलेज, अपने इस एक्सपीरियंस को दिखा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखते हैं उदाहरण से। हाउसकीपिंग ड्यूटीज इन अ 5 स्टार होटल। यहाँ अप्लाई करने से पहले आप किसी होटल में काम कर चुके हो और वो भी 5 स्टार, तो ये चीज आप उसमें अच्छे से मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस इस हेडिंग के अंदर जो कि था एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर आप इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट एजुकेशन, आपकी क्या शिक्षा है, क्या डिग्रीज है आपके पास, वो आपको लिखनी है। Whether you list education or experience first depends on which is the stronger in your background। अब आप रिज्यूम में पहले एजुकेशन की हेडिंग लगाओगे या एक्सपीरियंस की हेडिंग लगाओगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन सी चीज आपने ज्यादा अच्छी की है। अगर आपके पास डिग्री ज्यादा अच्छी है तो आप पहले एजुकेशन का हेडिंग लगाओ। अगर आपके पास डिग्रीज इतनी अच्छी नहीं है, एक्सपीरियंस बहुत है, तो आप पहले एक्सपीरियंस की हेडिंग लगाओ। यानी जो चीज आपके पास ज्यादा अच्छी है, जिस बारे में, जिस चीज में आप ज्यादा अच्छे हो, वो आपको पहले लिखना है। If your education and professional training is strong, list education first। तो अगर आपकी जो शिक्षा है उसमें आप ज्यादा अच्छे हो तो आप एजुकेशन की हेडिंग पहले लगाओ। If you have 1 or more years of job experience, list experience first। लेकिन अगर आपके पास अच्छा अनुभव है कहीं और काम करने का, अच्छी पोस्ट पे आपने काम किया है, तो ऐसे में एक्सपीरियंस की हेडिंग आप पहले लगाओ। For both education and work experience, move from the most recent down sequence। और अगर दोनों ही चीजों की हम बात करें, एजुकेशन और एक्सपीरियंस की, तो आपको क्या करना है, मूव फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट डाउन सीक्वेंस। जो रिसेंट है, ओके, उस क्रम में आपको जाना है। यानी कि अगर हम जॉब एक्सपीरियंस की बात करें तो जो हमारे से पहले हम जहां थे वो हमें पहले लिखना है और फिर उस सीक्वेंस में हमें जाना है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए एजुकेशन, तो एजुकेशन हमने किस तरह से लिखी है, जो हमारी रिसेंट डिग्री है, जो लास्ट की डिग्री है ना, वो हमें सबसे पहले लिखनी है। तो यहाँ हमने लिख दिया, ये हमारी डिग्री का नाम PG DPM एंड IR। ओके, तो ये कौन से ईयर में है, 1982 के ईयर में आपने इसको करा है। इसके बाद ये आपकी डिग्री, ये 1978। ओके, तो सारी डिग्रीज आपको लिखनी है, लेकिन किस सीक्वेंस में, जो सबसे नई डिग्री है वो सबसे ऊपर और फिर उसके नीचे नीचे ऐसे क्रम में आपको लिखना है। ओके, इस तरह से आपको एजुकेशन और एक्सपीरियंस अपना मेंशन करना है। If education is your strong point, then your marks have been good. You may list them and name the institutions you have studied in। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर पढ़ाई के मामले में आप बहुत अच्छे थे, आपने स्कूल टॉप किया है, कॉलेज टॉप किया है, आपको गोल्ड मेडल मिला है, या इस तरह का कोई अचीवमेंट आपने अपनी पढ़ाई के दौरान पाया है, तो इस चीज को आप अपने रिज्यूम में लिखो। ओके, और साथ ही साथ उस संस्था का नाम भी लिखो जहां पे आपने पढ़ाई की है। तो अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, आप परसेंटेज लिख सकते हो 99%, 97%। ओके, आप टॉपर नहीं हो, वो भी मेंशन कर सकते हो, स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, राइट। आपको कोई
मेडल मिला है, ट्रॉफी मिली है, वो भी आप उसमें मेंशन करो। यू मे ऑल्सो विश टू लिस्ट एक्टिविटीज एंड ऑनर्स यू हैव अचीव्ड, और इसके अलावा आप ऐड कर सकते हो कि स्कूलिंग के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज या कौन कौन से ऑनर्स आपको मिले हैं। आपने सपोज स्काउट एंड गाइड में भाग लिया है, आप वो लिख दो। आपको कोई ऑनर दिया गया है, कोई ट्रॉफी, कोई मेडल मिला है एजुकेशन के टाइम, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, तो वो भी आप मेंशन करो। पोस्ट तो जो भी चीजों में आपने भाग लिया है, कोई ऐसी स्पेशल एक्टिविटी आप बताना चाहते हो, वो आप अपने उस रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। गेम्स एंड स्पोर्ट्स यू आर गुड एट, तो इसी तरह से आप सपोज अपने स्कूल की फुटबॉल टीम में थे, आप अपने कॉलेज की बास्केटबॉल टीम में थे, तो गेम्स स्पोर्ट्स ये भी आप मेंशन करो। कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड, तो इस तरह की सारी डिटेल्स, जो भी जिस चीज में भी आप अच्छे थे, चाहे आप डिबेट में आपने ट्रॉफी जीती है डिबेट कॉम्पिटिशन में, आप ड्रामा में अच्छे थे, डांस में अच्छे थे, तो जो भी आपके पास मेडल है, सर्टिफिकेट्स है, ट्रॉफीज है किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए, तो वो सब आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो चूज टू हैव डिटेल्स लिस्टेड अंडर स्पेशल स्किल्स एंड एक्टिविटीज, तो इन सब डिटेल्स को या तो आप एजुकेशन वाली हेडिंग में ही लिख दो, या फिर एक अलग हेडिंग लगा दो स्पेशल स्किल्स एंड एक्टिविटीज, जो कि हमने भी एग्जांपल में देखा था ना, तो इस हेडिंग चीजें लिख सकते हो। ओके, तो जो भी आपकी स्कूलिंग हुई है, कॉलेज में आपने जो पढ़ाई की है, उस टाइम आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रॉफीज हैं, तो उनको या तो आप एजुकेशन हेडिंग में लिखो, या अलग से हेडिंग लगा सकते हो स्पेशल स्किल्स एंड एक्टिविटीज। दिस कैटेगरी यूजुअली कम्स नियर द एंड, और ये जो हेडिंग होगी ये जनरली हम कहाँ लिखते हैं, जहां हम एंड कर रहे हैं उसके आसपास हम इस हेडिंग को लिखते हैं। यू मे इंक्लूड स्किल्स सच एज नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, और स्किल हेडिंग में आप इस तरह की चीजें भी लिख सकते हो कि अगर आपको किसी विदेशी भाषा का ज्ञान है, ओके, वो आप लिख सकते हो। राइटिंग एंड एडिटिंग एबिलिटीज, आपको लेखन का, एडिटिंग का ज्ञान है, आप वो लिख सकते हो। स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज, अगर आपने किसी चीज में स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्राप्त की है, टेक्निकल, तकनीकी से संबंधित, वो आप लिख सकते हो। कम्युनिटी एक्टिविटीज, आपने एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, सपोज आपने 100 ट्रीज प्लांट किए हैं, आपने डोनेशन दिया है, चैरिटी की है, तो जो भी एक्टिविटीज आपने की है वो सब आप मेंशन कर सकते हो। Be selective, do not repeat information you have already provided, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन लिखते समय सेलेक्टिव होके चलना है। ध्यान रहे, एक ही बात को हमें रिपीट नहीं करना है। एक ही इंफॉर्मेशन हमने एजुकेशन में भी लिख दी, हमने उसको एक्स्ट्रा स्किल्स में भी लिख दी, नहीं, इंफॉर्मेशन को आपको दोहरान नहीं करना है। इंक्लूड ओनली दोज आइटम्स दैट सपोर्ट योर एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव, आपको वही आइटम्स ऐड करने हैं जो इस ऑफिस में आपके एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव में आपकी हेल्प कर रहे हैं। यानी ऐसे नहीं आप हर एक चीज लिख दो, 10th क्लास में मैंने ड्रामा में पार्टिसिपेट किया था, 11th में मैंने फुटबॉल खेला था, नहीं, आपको सेलेक्टिव होकर खुद डिसाइड करना है कि कौन सी चीज इस जॉब में मेरी हेल्प कर सकती, जॉब के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको ऐड करनी है। ओके, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। लिस्ट ऑल योर फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड टेम्परेरी जॉब्स, तो यहाँ अप्लाई करने से पहले आपने कहाँ कहाँ काम किया है, फिर चाहे वो फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो या टेम्परेरी हो, जो भी आपने काम किया है, जहां आप एज ए एम्प्लॉय थे, वो सब आपको लिखना है। स्टार्टिंग विद द मोस्ट रिसेंट एंड वर्किंग बैकवर्ड्स, और अगेन क्रम क्या रहेगा, जो आपका लेटेस्ट है वो सबसे पहले, और उसके नीचे उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, इस क्रम में आपको लिखना है। प्रोवाइड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ड्यूटीज इफ दे आर सिमिलर, और वहां पे अगर आपकी ड्यूटीज सिमिलर थी, एक जैसी थी, तो आपको उनका संक्षेप में वर्णन भी देना है। टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, तो अभी आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर उसी के जैसी ड्यूटीज आपने यहाँ की है, तो उसका ब्रीफ संक्षेप में कर दो। स्पेसिफाई एनी प्रमोशन और अवार्ड यू रिसीव, और जॉब करते समय अगर आपको प्रमोशन मिला या आपको कोई अवार्ड दिया गया, आप उसको भी लिख सकते हो। इफ यू
कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाईलाइट योर अचीवमेंट। और अगर आपने किसी कंपनी में लंबे समय तक काम किया है, 5-6 साल आप एक ही कंपनी में थे, तो वहां पे आपके क्या क्या अचीवमेंट थे, बिकॉज एक ही कंपनी में आप 5 साल रहे हो, तो नो डाउट वहां आपको प्रमोशन भी मिला है, आपको कोई ना कोई अवार्ड भी दिया गया होगा, तो वहां आपके क्या अचीवमेंट थे वो आप लिख सकते हो। If you wish to stress the skills you have gained from your work experience, you can list the jobs by the functions performed। और अगर आप चाहते हो कि आपने जब जॉब किया उस समय आपने जो स्किल सीखे, स्किल प्राप्त किए, आप उन्हें भी लिखना चाहते हो, तो वो लिख सकते हो। कैसे? फंक्शंस परफॉर्म्ड इस तरह से लिख सकते हो। उदाहरण से हम फ्रंट लाइन, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि उस जॉब में जब आप यहां से पहले जिस कंपनी में काम करते थे, तो वहां पे काम करते करते आप फ्रंट लाइन में काम करते थे, वहां आपने सेल्स मार्केटिंग का काम भी किया, वहां पे आपको ट्रेनिंग भी मिली, किस किस चीज की ट्रेनिंग मिली, कौन कौन सी सेमिनार आपने अटेंड की, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया। तो वहां पे जॉब करते समय जो स्किल्स आपने सीखी है वो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे कि ट्रेनिंग में हम क्या लिख सकते हैं, एडवाइस एंड ट्रेन्ड नोविस कंप्यूटर यूजर्स। आपको सपोज उस वाली कंपनी में किसी ट्रेनिंग में भेजा गया, आपको कोई ट्रेनिंग दी गई, तो वो आपको डिटेल्स में लिखनी है। रोट एंड मेंटेन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे आपने इस तरह की ट्रेनिंग जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, इन ट्रेनिंग्स में आपने भाग लिया। नेक्स्ट है बच्चों रेफरेंस, जो कि हम हमारे रिज्यूम में एंड में लिखेंगे। यू मे इंक्लूड रेफरेंस of the resume or state will be furnished upon request। तो बच्चों यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम रेफरेंसेस की हेडिंग लगा के एक या दो व्यक्तियों के नाम लिखे, या फिर हम ये लाइन लिख सकते हैं जो कि हमने सैंपल रिज्यूम में भी देखी थी, will be furnished या will be provided भी आप लिख सकते हो upon request। do not give anyone as a reference without first obtaining his or her permission। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति का नाम हम रेफरेंस में लिख रहे हैं, पहले हमें उससे परमिशन लेनी है, पहले हमें उन्हें बताना है, उनसे पूछना है कि क्या हम आपका रेफरेंस दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जिस कंपनी में काम करते थे हमने वहां के मैनेजर का नाम रेफरेंस में लिख दिया, उन्हें पता ही नहीं है, उनके पास कॉल गया आपके बारे में बात करने के लिए और वो कह रहे हैं कि अच्छा मेरा नाम था, मुझे तो पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप रेफरेंस में किसी व्यक्ति का नाम लिख रहे हो, पहले आप उनसे पूछो कि क्या हम आपका नाम हमारे रिज्यूम में हम लिख सकते हैं। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तभी आपको लिखना है। देन प्रोवाइड द टाइटल, और रेफरेंस कैसे लिखना है, आपको पहले उनका पूरा नाम देना है, एड्रेस देना है, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल्स उन व्यक्ति की आपको देनी है। नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल्स आपको उन व्यक्ति के बारे में देनी है। नेक्स्ट है बच्चों राइटिंग एन इफेक्टिव लेटर ऑफ एप्लीकेशन। तो बच्चों हमने रिज्यूम डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में जनरली आता है एक अच्छा रिज्यूम लिखना। आपको हेडिंग पता होनी चाहिए, क्या क्या हेडिंग हमें ऐड करनी है, किस तरीके से हमें लिखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक अच्छा लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखने वाले हैं तो लिखेंगे, क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हम जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ऑफन कॉल्ड अ कवरिंग लेटर, अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन मस्ट और रिज्यूम। तो बच्चों ये लेटर ऑफ एप्लीकेशन क्या है, इसे हम कवरिंग लेटर के नाम से भी पुकारते हैं, और ये एक एप्लीकेशन होती है जिसे हम हमारी सीवी या रिज्यूम के साथ में लगाते हैं। स्टडी द लेटर ऑफ एप्लीकेशन इन द बॉक्स बिलो। तो ये जो लेटर ऑफ एप्लीकेशन है ये हमें एक सैंपल दिया गया है, तो ये हमें पढ़ना है और पता लगाना है व्हाट डू यू नोटिस, कि क्या चीज हमने यहाँ पे नोट की। ओके एक सैंपल है हमारे पास जहां पे हम पढ़ेंगे लेटर ऑफ एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। एक ऐसा लेटर जिसे आप अपने रिज्यूम या सीवी के साथ में भेजते हो, और ये कहलाता है कवरिंग लेटर। ओके चलिए, मिलिंद पांडे, सबसे पहले नाम इस व्यक्ति का, उसके बाद कंप्लीट एड्रेस। ओके तो सबसे पहले हमने नाम लिखा है और कंप्लीट जो पोस्टल एड्रेस होता है वो हमने लिखा। इसके बाद डेट, आपने ये जो लेटर है कौन सी डेट को भेज रहे हो, डेट हेडिंग लगाएंगे, डेट लिख
एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर, ब्रिटिश काउंसिल डिवीजन, न्यू दिल्ली। और आप ये जो लेटर है किसको भेज रहे हो, हमने वो लिख दिया। ओके, कंप्लीट हमने डिटेल्स के साथ में उसको लिख दिया कि हम किस ऑफिस, किस कंपनी में ये भेज रहे हैं। रेफरेंस, योर एडवर्टाइजमेंट इन द पायनियर ऑन सितंबर 18, 2004। और आप ये जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर वैकेंसी है? तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपने एक एड दिया था, वो एड हमने पढ़ा, इस डेट को था, और इस पेपर मैगजीन में हमने इस एड को पढ़ा, वो एड पढ़ के हम ये एप्लीकेशन भेज रहे हैं। तो इस तरह से हम रेफरेंस में लिखते हैं कि हमें कैसे पता कि आपके ऑफिस में वैकेंसी है। तो आपका एडवर्टाइजमेंट जो था इस डेट को, इस जगह, वो पढ़ के हम अब हमारी एप्लीकेशन भेज रहे हैं। सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट बताना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल एंड यूनिट असिस्टेंट। अब सपोज इन्होंने 4-5 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया था, तो आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आप सब्जेक्ट में लिख सकते हो। तो आपने लिख दिया कि आप पर्सनल एंड यूनिट असिस्टेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट, जैसे हम लेटर लिखते हैं वैसे हमें स्टार्ट करना है। सर, I have more than 9 years of composite experience in the word processing database and DTB। तो आपने स्टार्टिंग में लिख दिया कि आपके पास 9 years का वर्किंग एक्सपीरियंस है, कंपोजिट एक्सपीरियंस है, और आपने क्या काम किया है, वर्ड प्रोसेसिंग डाटाबेस एंड DTP, इस पे काम करने का आपके पास 9 years का एक्सपीरियंस है। I have done my graduation in science and also possess good knowledge of spoken and written English। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपना आपको देना है। आपने बता दिया कि आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया है और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का आपको अच्छा ज्ञान है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, आप अच्छे से कर सकते हो। आई हैव एडिटेड अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन कंप्यूटर्स। इसके आप इतने इंटरेस्टेड हो, इतनी नॉलेज है कि कंप्यूटर्स पे बेस्ड बहुत सारी बुक्स आपने एडिट भी की हैं। आई कैन हैंडल पीसीज एंड रिलेटेड हार्डवेयर विद ईज। और इसीलिए आप पीसीज को, उससे रिलेटेड जो हार्डवेयर होते हैं उसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। विद दिस बैकग्राउंड आई वुड लाइक टू सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द अबव मेंशन पोस्ट। तो इस तरह से आपने अपना एक बैकग्राउंड दे दिया और उसके बाद आप बता रहे हो कि इस बैकग्राउंड के साथ मैं अपनी एप्लीकेशन इस पोस्ट के लिए आपको देना चाहता हूं। आई होप द अबव मीट्स योर रिक्वायरमेंट्स। आपने लिख दिया कि मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करूंगा। आई विल बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू एट अ डेट दैट सूट्स यू। आपने लिख दिया कि आप जिस डेट को बोलेंगे मैं इंटरव्यू के लिए उपलब्ध रहूंगा। थैंक यू एंड करना है आपको थैंक यू के साथ योर्स फेथफुली और अपना नाम। तो ये होता है बच्चों लेटर ऑफ एप्लीकेशन, जिसे हम कवरिंग लेटर कहते हैं। तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शॉर्ट में, और उसके साथ साथ हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमें कैसे पता चला, इसके साथ हमें ये लेटर लिखना है। क्लियर? The letter of application is essentially a sales letter। तो बच्चों इस तरह ये जो letter of application होता है ये एक sales letter की तरह होता है। Your immediate objective is to have your letter read so that you will be called for the interview। ये लेटर आपको इस तरीके से लिखना है कि जब ये लेटर उस व्यक्ति के हाथ में आए वो तुरंत इस लेटर को पढ़े और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए। यानी कि इस लेटर में आप अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करो कि वो व्यक्ति लेटर पढ़ते ही आपसे प्रभावित हो जाए और आपको इंटरव्यू के लिए बुला ले। Therefore your letter must do 3 things। और ये तभी हो पाएगा जब आपके लेटर में 3 चीजें होंगी, आपका लेटर ये 3 काम कर पाए। क्या है ये 3 काम? कैच द रीडर्स अटेंशन फेवरेबली। आपका लेटर रीडर को ध्यान, और वो भी इस तरीके से कि वो आपको पसंद करने लग जाए, आपके पक्ष में हो जाए। Convince the reader that you are qualified for the post। आपका लेटर रीडर को कन्विंस कर दे, विश्वास दिला दे कि आप इस पोस्ट के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड हो, आप पूरी तरह से सही व्यक्ति हो इस पोस्ट के लिए। रिक्वेस्ट फॉर एन इंटरव्यू, और साथ ही साथ आप अपने लेटर में रिक्वेस्ट करो कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए।
प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने लेटर ऑफ एप्लीकेशन में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ। क्या क्या हमें लिखना है? आइडेंटिफाई द जॉब बाय टाइटल एंड स्टेट हाउ यू हर्ड अबाउट इट। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप उसके बारे में क्लियरली लिखो कि ये जॉब, ये पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया, और आपको बताना है कि उसके बारे में आपने कहां से सुना, आपको कैसे पता चला, जैसे हमने सैंपल में रेफरेंस में लिखा था ना, इस तरह से। नेक्स्ट, लिस्ट योर क्वालिफिकेशन फॉर द समरी फॉर्म। आपको अपनी क्वालिफिकेशंस लिखनी है, लेकिन पॉइंट वाइज नहीं, आपको एक समराइज फॉर्म में संक्षेप में अपनी योग्यताएं बतानी है उस पोस्ट के लिए, आप क्यों सही व्यक्ति हो ये दिखाने के लिए। Stress education and or work experience according to your own situation or need। और अगेन आपकी जो शिक्षा है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उस पर आपको उतना ही स्ट्रेस, उतना ही जोर देना है जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। अगेन शिक्षा अच्छी है तो शिक्षा पे ज्यादा जोर दे दो, अनुभव ज्यादा अच्छा है तो अनुभव पे ज्यादा जोर दे दो। देन रेफर द रीडर टू योर रिज्यूम फॉर द अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स। और फिर उसके बाद आप क्लियरली बताओ कि बाकी डिटेल्स के लिए वो आपका रिज्यूम अच्छे से पढ़ सकते हैं। State where you can be reached and when you will be available for an interview। और साथ ही साथ आपको बताना है कि आप इंटरव्यू के लिए कब उपलब्ध रहोगे, कौन सी डेट आपके लिए सही रहेंगी को देनी है। ओके, तो इस तरह से इन सारी बातों को ऐड करके आपको लिखना है अपना परफेक्ट लेटर फॉर एप्लीकेशन। ऑलराइट, तो बच्चों इस तरह से चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने जाना सबसे पहले रिज्यूम और सीवी का क्या डिफरेंस है, पैटर्न क्या अलग होता है, फॉर्मेट कैसे अलग होता है, एक अच्छा रिज्यूम हम कैसे लिख सकते हैं, किन किन बातों को हमें ऐड करना है, वो सब हमने जाना। और लास्ट में हमने पढ़ा जो हमारा कवरिंग लेटर होता है, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, वो हमें कैसे लिखना है, किन बातों का ध्यान में रखना है, वो भी हमने इस चैप्टर में कवर किया है। आई एम श्योर चैप्टर आपको समझ में आया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।